Good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good. हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ अन अकेडमी। सो दोस्तों, आज जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि कंजंक्शंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, तो वही हम प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। कंजंक्शन के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस आज करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन को। जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे जुड़ जाएं और शेयर कर दें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने बच्चे हमसे जुड़ पाएंगे और उतना ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल पाए, है ना। हाँ जी बच्चे लोग सारे के सारे, हाँ जी हाँ जी, फटाफट से शुरू करते हैं, धमाकेदार तरीके से इस सेशन को शुरू करते हैं बच्चा लोग। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ना। चलो, वेरी नाइस, है ना। हाँ, ध्यान रखो बच्चों की अब थोड़ा सा टाइम जो है आप लोगों को प्रैक्टिस को देना पड़ेगा ना। आप लोग कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब जो है एग्जाम को आपके ज्यादा टाइम बचा नहीं है। ये जो सीजीएल की क्लासेस हैं, ठीक है, इनका सिलेबस भी ऑलमोस्ट खत्म होने को है और उसके बाद में मैं प्रैक्टिस सेशन ही चलाऊंगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही हम करने वाले हैं। सो जून में 4 जून से, जैसा कि आप सब लोगों को पता, आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। 4 जून से आपका पेपर स्टार्ट होगा। सो उससे पहले आप लोग जो हैं जितनी ज्यादा इस बचे हुए 1 महीने में प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदा होने वाला बच्चों, है ना। सो पूरा फोकस आप अपना प्रैक्टिस पे रखो, ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखो कि आप जो है कहाँ एरर कर रहे हो, कहाँ दिक्कतें आ रही है आपको, कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर आप थोड़ा सा वीक फील कर रहे हो। उन सारे पार्ट्स के ऊपर धीरे धीरे काम करो अपना, धीरे धीरे स्लोली आपका इंप्रूवमेंट आएगा बच्चों, है ना, ठीक है। सो बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, और ये स्क्रीन पे आ चुका है। इसे थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, ये लीजिए, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका आपके और आई होप इट इज विजिबल टू यू गाइस। पहले भी विजिबल ही था, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं ताकि आप लोगों को नजर आए ढंग से, ठीक है। चलो जी, है ना। सो ये आज का क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, और सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। देखते हैं क्या आंसर होने वाला है जी, फटाफट से आंसर करेंगे। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, वेरी नाइस, ठीक है जी, सारे के सारे आंसर करेंगे। सो क्वेश्चन है, स्कार्सली हैड ही गॉन अ फ्यू स्टेप्स दैट ही वाज टोल्ड बाय समवन दैट हिज मदर वाज नो मोर, ठीक है। सेंटेंस के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस क्या कह रहा है। सेंटेंस बच्चों ये कह रहा है कि उसने कुछ स्टेप्स ही चला होगा, वो चला था, वो थोड़े से स्टेप्स चला था कि उसको किसी ने बताया कि उसकी माताजी जो है वो अब जिंदा नहीं है। नो मोर से मेरा मतलब है वो उनकी डेथ हो चुकी है, वो अब जिंदा नहीं है, सब, है ना। छोटी छोटी लाइन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। नो मोर, हिज मदर वाज नो मोर, इसका क्या मतलब हुआ पार्ट का, सेंटेंस का? इसका मतलब ये हुआ कि उनकी माताजी जो है उनका देहांत हो चुका, वो मौजूद नहीं है इस दुनिया के अंदर, ठीक है। हाँ जी, सो बच्चों देखो, सेंटेंस में आप सब लोगों को पता, हमने ये कॉन्सेप्ट बहुत बार डिस्कस किया है, कंजंक्शन के टॉपिक में भी डिस्कस किया था हमने, कि स्कार्सली का जो पेयर होता है, राइट, मैंने आप लोगों को बताया था स्कार्सली का जो पेयर होता है वो बेसिकली किसके साथ में होता है। हाँ जी, मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, स्कार्सली का जो पेयर होता है वो आपके स्कार्सली हो गया, हार्डली हो गया, इसका पेयर जो आपके व्हेन के साथ में होता है, राइट। अगर आपने व्हेन के अलावा किसी दूसरे कंजंक्शन का प्रयोग करने की कोशिश करी, इस व्हेन के अलावा अगर किसी दूसरे कंजंक्शन का प्रयोग आपने करने की कोशिश करी, ये व्हेन लिखा है बच्चों, ध्यान रखना ना, तो सेंटेंस आपका 100% गलत हो जाएगा। और यहां पे भी उन्होंने वही कोशिश करी है, वही गलती करी है, जो कि, अच्छा बच्चों मैं बता दूं आप लोगों को, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये जो 2 वर्ड्स है ना आपके, कौन से, नो सूनर के साथ में देन का प्रयोग और हार्डली स्कार्सली के साथ में व्हेन का प्रयोग, ये एसएससी के फेवरेट है सब आपके, है ना। इनके ऊपर पता नहीं कितने ही क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आ चुके हैं, तो ध्यान रखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, है ना। नो सूनर के साथ में देन का प्रयोग, हार्डली स्कार्सली के साथ में व्हेन का प्रयोग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना।
सो बिना किसी डाउट के, बिना किसी दिक्कत के आप बच्चों कोशिश करो कि इन दो कॉन्सेप्ट के ऊपर तो बिल्कुल भी कोई गलती ना करो। अगर आपने इस छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर गलती करी तो आपसे बड़ा फिर बेवकूफ कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में, ठीक है, ध्यान रखो ना। हजारों बार क्वेश्चन आ चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी ये दैट तो सही है, इस दैट का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, व्हेन का प्रयोग करना पड़ेगा, तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा जी, है ना। पहला क्वेश्चन इजी था, बहुत ही इजी था ना। और बच्चों मैं भी आज आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसी क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके पीछे कारण ये है बच्चों कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, और जो चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है उस पर हमेशा कोई भी टीचर जो है वो ज्यादा मेहनत करता है ना। सो इनके ऊपर जो क्वेश्चंस है उनके ऊपर आपका गलती से भी कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए ना। फिर से देख लो, एक और सेंटेंस में लेके आ गया, और ये सेंटेंस भी आपके स्कार्सली हार्डली से रिलेटेड है। स्कार्सली हैड आई वॉक्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सॉ माई फ्रेंड कमिंग टुवर्ड्स मी। तो हमने देखा इस सेंटेंस के अंदर स्कार्सली से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, उसके बाद में इन्वर्जन हो रखा है, हैड आया, आई आया, वॉक्ड आया, यहां तक का पार्ट एकदम सही है, ठीक है भाई। हम यही देखते थे स्कार्सली, हमें चेक करना है क्या क्या चीजों को चेक करना है, हमें जो चेक करना, अच्छा यार ये तो वापस से गड़बड़ हो गया। हमें जिसे चेक करना है बातों को, वो क्या क्या बात हमें चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि साहब आपके स्कार्सली का प्रयोग अगर हो रहा है, ठीक है, सेंटेंस में स्कार्सली का प्रयोग हो रहा है, तो हाँ स्कार्सली आया, तो उसके बाद में इन्वर्जन वाली चीज हमें चेक करनी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके हेल्पिंग वर्ब आए, फिर सब्जेक्ट आए, और फिर आपके मेन वर्ब आए। एक तो हमें ये चीज चेक करनी है, दूसरा इसका जोड़ा भी हमें चेक करना है, या तो व्हेन आना चाहिए या फिर आपके क्या आना चाहिए, बिफोर आना चाहिए। ये दो बातें हमने चेक कर ली तो हमारा काम आसान हो गया जी, है ना, ध्यान रखेंगे ना। सो यहाँ पर ये इन्वर्जन का तो पूरा काम बिल्कुल सही है, पूरा पार्ट एकदम सही है, स्ट्रक्चर एकदम सही है। आगे व्हेन का प्रयोग किया गया ये भी सही है, और पास्ट इंडेफिनिट व्हेन के बाद में आ रहा है ये भी सही है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, नो एरर होने वाला बच्चों ना। इजी था, काफी इजी क्वेश्चन था, और हम प्रैक्टिस करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके क्या होने वाला। और ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया ना, लेकिन आप लोग पाओगे कि इस कॉन्सेप्ट को भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ये भी हमारे लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे बच्चा लोग, और सारे के सारे आंसर करना शुरू करेंगे। मिसेस सेन टोल्ड मी दैट दो हर सन हैड वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड टू मेक एनी मार्क इन द लास्ट एग्जामिनेशन। मिसेस सेन ने क्या बोला कि दो उनका जो है ना, उनका जो बेटा है, हर सन जो है, हैड वर्कड हार्ड, उन्होंने मेहनत करी है, बट ही फेल्ड टू मेक एनी मार्क इन दी लास्ट एग्जामिनेशन, है ना। बट उन्होंने फिर भी कोई भी एग्जाम में कोई भी वो मार्क नहीं कर पाए, कुछ भी अच्छी जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाया ना लास्ट एग्जाम में, ठीक है। मेहनत करने के बाद में भी जो है कुछ रिजल्ट नहीं आया, कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आया, अच्छा कोई रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। हाँ जी, ये कहना चाह रही है सेंटेंस के अंदर ना। अच्छा बच्चों देखो, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जितने कॉन्सेप्ट होंगे कंजंक्शन के अंदर, जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं उसके बाहर से बिल्कुल नहीं आने वाले। मतलब हमने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है कंजंक्शन से रिलेटेड। अच्छा, ये सेंटेंस भी आपके बहुत आसान है। आप लोगों को बच्चों याद हो तो मैंने आप लोगों को एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट बताया था। किसका कॉन्सेप्ट बताया था? दो का और ऑल्दो का। मैंने आप लोगों को ये सिखाया था, मैंने जब दो ऑल्दो आप लोगों से डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि एरर कैसे पूछेगा। एक तो इसका जोड़ा होता है यट के साथ में, ठीक है, यट नहीं आए तो फिर आपके सिर्फ कॉमा भी आ सकता है। लेकिन दो ऑल्दो का प्रयोग हम कभी भी सेंटेंस में बट के साथ में नहीं कर सकते हैं। अगर बट के साथ में दो ऑल्दो का प्रयोग हुआ तो सेंटेंस आपके पूरी तरीके से गलत हो जाएगा बच्चों, इस बात का ध्यान रखना ना। सो देख लो सेंटेंस, मिसेस सेन टोल्ड मी दैट दो हर सन हैड वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड टू मेक एनी मार्क इन द एग्जामिनेशन। सो यहां पर ये बट का प्रयोग फिर से गलत हो चुका है बच्चों। हमें किसका प्रयोग करना है? हमें यट का प्रयोग करना पड़ेगा। यट का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस सही होगा। हम कोमा भी लगा सकते हैं, बट को हटा भी देंगे तब भी हमारा सेंटेंस आपके एकदम परफेक्ट है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, है ना। सो ये छोटी छोटी चीजें जिनका हमें ध्यान रखना है, और इन्हीं के ऊपर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये लीजिए जी, स्क्रीन पे आपके अगला क्वेश्चन आ चुका है, डिस्कस करना शुरू करते हैं जी, है ना। क्या है देखते हैं ना। हार्डली हैड द स्पीकर फिनिश्ड स्पीकिंग देन द लाइट्स वेंट आउट एंड देयर वाज एन अपरोर इन द हॉल। Hardly had the speaker finished speaking, then the lights went out and there was an uproar in the hall. बहुत ही शानदार सेंटेंस है भैया, आंसर करेंगे, बहुत ही शानदार सेंटेंस है।
और ये फिर से आपके हार्डली स्कार्सली के ऊपर आ गया। अच्छा, इन पे हमें फोकस क्यों करना है ज्यादा? क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के कंजंक्शन के क्वेश्चन उठाओगे तो पाओगे हार्डली स्कार्सली और नो सूनर एसएससी का फेवरेट है। फिर से ये देखो, देन का प्रयोग आपके गलत हो गया। आपको किसका प्रयोग करना है? व्हेन का प्रयोग करना है। जैसे आप व्हेन का प्रयोग करोगे सेंटेंस आपका सही हो जाएगा जी, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या नए सरप्राइजेस और क्या नई नई लर्निंग लेके आया है, किस रिलेटेड, किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ये, इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं बच्चा लोग। ठीक है, ये लो जी, आ गया अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे। डॉक्टर सिन्हा वाज नॉट ओनली सिंपैथेटिक टू द रिच पेशेंट्स बट आल्सो टू द पुअर वंस, है ना। ये नॉट ओनली नजर आ रहा है इसके अंदर बच्चों, है ना। और बहुत सारे बच्चों को हमने जब कंजंक्शन पढ़ना शुरू करा था, ठीक है, पहले तो मैं इसका आंसर चाह रहा हूं, जो भी बच्चे देख रहे हैं फटाफट से आंसर करें। हाँ जी, शाबाश, बहुत बढ़िया। सेंटेंस आप लोगों के सामने है, आंसर भी आप लोगों के फटाफट से आने चाहिए, जल्दी से आने चाहिए। हाँ जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। डॉक्टर सिन्हा वाज नॉट ओनली सिंपैथेटिक टू द रिच पेशेंट्स बट आल्सो टू द पुअर वंस। ठीक है, चलो जी, है ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, है ना। बच्चों देखो, मेरी बात सुन लो ध्यान से, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो आप। बच्चों देखो, यहाँ पे बेसिकली हमने देखा कि ये नॉट ओनली हमें नजर आ रहा है ना, कंजंक्शन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, नॉट ओनली हमें नजर आ रहा है। सो एक बात हमें यहाँ पे समझ आनी चाहिए कि नॉट ओनली से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कोरिलेटिव कंजंक्शन का। याद हो आप लोगों को? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो बेसिकली कैसे कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, राइट। कोरिलेटिव कंजंक्शन, और ये कोरिलेटिव कंजंक्शन कैसे कंजंक्शन होते हैं? ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ज्वाइन करते हैं। समझ आई बात? मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि नॉट ओनली, अगर मान लो किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले आ रहा है, कोई पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले हम इनका प्रयोग करेंगे सब। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, बात समझ आई? सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, दोनों से पहले सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा ना। अब बच्चों यहाँ पे देखो, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ना, और ज्यादातर मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप क्या करो, आप बट ऑल्सो को देखो, क्योंकि बट ऑल्सो के बाद में सही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रखा है टू दी पुअर वंस, राइट। बट ऑल्सो के बाद में टू दी पुअर वंस लिख रखा है। तो नॉट ओनली का प्रयोग भी ऐसे ही टू से चलने वाले स्ट्रक्चर से पहले आना चाहिए। देखो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लिख रखा है टू दी रिच पेशेंट्स और टू दी पुअर वंस, मतलब यहाँ पे सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे सामने अवेलेबल है। कौन सा आपके सामने? टू दी रिच पेशेंट, ये रिच पेशेंट आपके पहला हो गया, सेम सेम, मैंने बताया था सेम सेम चीजों को देखना में, और दूसरा हो गया टू दी पुअर वंस हो गया ना, और इनका प्रयोग इन दोनों से पहले ही होगा, राइट। यही आपके गड़बड़ है, यहां पर इन्होंने सिंपैथेटिक से पहले नॉट ओनली का प्रयोग कर दिया, जो कि पूरी तरीके से गलत है, राइट। पोजीशन क्या होगी? पहली पोजीशन जो है वो आपके नॉट ओनली की यहां पर है, पहली और आखिरी पोजीशन इसकी यहां पर है, और बट ऑल्सो की पोजीशन हमको पता ही है, बट ऑल्सो कहां पे होने वाला है, वो टू दी पुअर वन से पहले ऑलरेडी दिया हुआ है सेंटेंस में, है ना। सो नॉट ओनली टू द रिच पेशेंट्स बट ऑल्सो टू दी पुअर वंस करेंगे तो सेंटेंस आपके सही हो जाएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, है ना। और इस पे हम अगर बोले कि हार्डली स्कार्सली जो है वो बेसिकली आपके नो सूनर देन जो है वो कंजंक्शन के चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जो बाकी के जो 4-5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कंजंक्शन में, उनमें से एक आपके ये कोरिलेटिव कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट भी है। इस बात को ध्यान रखो, और आपको चारों का ही ध्यान रखना है। जो चार आपको मैंने बताए थे, मैंने आपको बताया था बोथ एंड, मैंने आपको बताया था आइदर और, मैंने आप लोगों को बताया था नाइदर नॉर, और इसके अलावा मैंने नॉट ओनली बट ऑल्सो बताया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, और ध्यान रखना है ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। कुछ नई चीज आपको नहीं मिलेगी, चीजें वही है। आप पैटर्न उठा के देखो एसएससी का, कुछ बच्चे जो है वो बेसिकली पता नहीं उनको पता नहीं, उनको लगता है कैसे क्वेश्चन आएंगे। बच्चों क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, कोई बहुत अलग क्वेश्चन नहीं आते हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, हम काफी टाइम से जिन पे फोकस कर रहे हैं ना, चीजें आपके वही हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का ना। सो अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के सामने, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड ही डेयर नॉट स्टार्ट अ फैक्ट्री। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड ही डेयर नॉट स्टार्ट अ फैक्ट्री। हाँ जी, आंसर करेंगे। He has a lots of, he has, ये नहीं है सॉरी, he has lots of money and he dare not start a factory। आंसर करेंगे, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस कॉन्सेप्ट को भी हमने, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं ना। हाँ जी, ये भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं बच्चों ना।
जब हमने इस टॉपिक को, इस कंजंक्शन के टॉपिक को पढ़ना शुरू किया था तो हमने शुरुआत ही इन कॉन्सेप्ट्स के साथ में की थी। हमने सबसे पहले चर्चा ही इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर की थी बच्चों, ध्यान रखेंगे इस बात का ना। हाँ जी बच्चों, देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये दो कंजंक्शंस के ऊपर है। वो दो कंजंक्शन आपके कौन से हैं? वो आपके एंड और बट। इन दो कंजंक्शन की कहानी है, एंड की और बट की। ठीक है, क्या कहानी है? एंड जो है वो आपके दो इंफॉर्मेशन का या दो फैक्ट्स का एडिशन करता है। एडिशन ऑफ टू फैक्ट्स। दो फैक्ट्स का एडिशन करने का काम आपके कौन करता है? एंड करता है साहब। आपके कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। और बट किसको दिखाता है? आपके कंट्रास्ट को दिखाता है साहब, आपके विरोधाभास को दिखाता है। कहने का मतलब है कि दो बातों के बीच में डिफरेंस हो, दोनों अलग हो, एक दूसरे की विरोधी बातें अगर दो क्लॉजेस दिखा रहे हैं तो वहां पे बट का प्रयोग होता है। अब देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट या पहला क्लॉज क्या कह रहा है? पहला क्लॉज ऐसे बोल रहा है कि उसके पास में बहुत सारा पैसा है, फिर भी है ना वो जो है बेसिकली एक फैक्ट्री स्टार्ट करने की नहीं सोचता साहब। इन दोनों बातों में आपस में कॉन्ट्रास्ट है, दोनों बातों में आपस में विरोधाभास है, और इसी वजह से इस एंड कंजंक्शन का प्रयोग गलत हो गया। हमें क्या करना पड़ेगा? बट का प्रयोग करना पड़ेगा। बट का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने शुरुआत ही इस कॉन्सेप्ट के साथ में की थी कंजंक्शन के टॉपिक की। और देखो बच्चों, इन क्वेश्चंस के पैटर्न से आपको समझ आ रहा होगा, लग रहा होगा कि चीजें आपके इजी है, नॉर्मल है, बस हमें थोड़ा सा फोकस करके उनको तैयार करना है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, सो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है जी। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, आपके सामने आने वाला है अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट है, द न्यूज़मैन वाज डाउटफुल दैट द मैन who had been run over by some vehicles had lain there for more than one day. The newsman was doubtful that the man who had been run over by some vehicles had lain there for more than one day. हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। न्यूज़मैन डाउटफुल था, क्या डाउटफुल था? दैट द मैन हु हैड बीन रन ओवर बाय सम व्हीकल्स हैड लेन देयर फॉर मोर देन वन डे। बच्चों देखो, ध्यान रखो, यहाँ पे डाउटफुल का प्रयोग हो रहा है। डाउटफुल को देख करके एक शब्द आपके सामने आ जाता है। आप लोगों को याद हो तो हम जब डिस्कस कर रहे थे जब हम सबऑर्डिनेटर्स को डिस्कस कर रहे थे, तो हम नाउन क्लॉज सबऑर्डिनेटर्स को डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने आपको दैट, इफ और वेदर में डिफरेंस बताया था। और मैंने आप लोगों को यह बताया था कि अगर सर्टेनिटी है तो हम दैट लगाएंगे, और अगर सेंटेंस में अनसर्टेनिटी है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम इफ और वेदर का प्रयोग करते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी और बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से आप लोगों को ये बात समझाई थी। अब यहां पर द न्यूज़मैन वाज डाउटफुल। अब न्यूज़मैन डाउटफुल है, ये बात किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये सर्टेनिटी है या अनसर्टेनिटी है? अब बताओ यहां पे क्या है? ये बच्चा अनसर्टेनिटी है बच्चों, ये अनसर्टेनिटी है साहब। डाउटफुल है यानी कि ये अनसर्टेनिटी होगी, और अनसर्टेनिटी के लिए हमारा प्रेपोजिशन, हमारा जो कंजंक्शन होता है वो कौन सा होता है? इफ होता है या फिर आपके वेदर होता है। और दोनों में से हम किसको चूज करते हैं? ये डिपेंड करता है कि दोनों कैसी कंडीशन को दिखा रहे हैं। बोथ साइडेड कंडीशन के लिए वेदर आता है, और वन साइडेड कंडीशन के लिए हम इफ को प्रेफर, दोनों आ जाते हैं वैसे तो, इफ और वेदर दोनों आ जाते हैं, लेकिन जनरली हम प्रेफर जो है बेसिकली इफ को करते हैं साहब। ठीक है, सो यहाँ पे दैट का प्रयोग हम नहीं करेंगे, हमें किसका प्रयोग करना है? हमें इफ का प्रयोग करना है। इफ का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। देखो, सारी बातें, सारे कॉन्सेप्ट वही हैं जो हमने पढ़े हैं, डिटेल में अच्छे से गहराई में जाके समझे हैं, वही बातें जो है यहाँ पे हमें दिख रही है, वही बातें हमें आपको सीखने को मिल रही है बच्चों। सो अंतर कुछ भी नहीं है, बातें सेम वही हैं, बस हमें सीखने का, हमने सीखना है। अगर हमने तरीके से कॉन्सेप्ट सीखे हैं तो हम बड़ी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये देखो, फिर से एक कॉन्सेप्ट आया है, फिर से एक क्वेश्चन आया है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, इसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू करते हैं बच्चा लोग। ठीक है, बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट देयरफॉर ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशन ही टेक्स। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट देयरफॉर ही गेट्स गुड मार्क्स इन ऑल द एग्जामिनेशन ही टेक्स, है ना। मतलब वो, चूंकि वो इंटेलिजेंट है, देयरफॉर वो जो भी एग्जाम देता है उसके अंदर वो क्या करता है? बड़ा अच्छा स्कोर करता है, बड़े अच्छे मार्क्स वो लेकर के आता है ना। छोटी सी बात है, छोटा सा सेंटेंस है, और आंसर आप लोगों के दिमाग में आ जाने चाहिए, चलने चाहिए इस समय तो, आंसर सबके दिमाग में चलने चाहिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस।
एकदम परफेक्ट आंसर दिया है बच्चों ने। और ये फिर से आपके सबऑर्डिनेटर्स का क्वेश्चन आ गया। कौन से सबऑर्डिनेटर थे? रीजन वाले सबऑर्डिनेटर्स थे। कौन कौन से थे? याद कर लो भाई। बिकॉज था, राइट, सिंस था और एज था। इनके लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था भैया? इनके लिए जो है, इनके साथ में सो या देयरफॉर जैसे शब्दों का प्रयोग इनके साथ में नहीं होता, क्योंकि ये अपने अंदर ऑलरेडी जो है आपके बेसिकली रीजन को रखते हैं। तो सो और देयरफॉर जो रीजन, एक और रीजन को बता रहा है। कारण कारण दो बार नहीं हो सकते। ऑलरेडी बिकॉज में कारण आ गया और बिकॉज में ऑलरेडी रीजन आ गया सब, है ना। तो ये सेंटेंस बिकॉज से शुरू हुआ, बिकॉज वाला क्लॉज है, और यहाँ पे देयरफॉर आया, इस वजह से गलत हो गया। इस वजह से सेंटेंस आपके पूरी तरीके से गलत हो चुका है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो फिर से वही बात आ गई, सारी बातें हमने डिस्कस करी हुई हैं, कोई नई चीजें नहीं है, वही क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं ना, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ये लीजिए जी, मैंने इसको ऊपर सेट कर दिया है। आई होप आप सब लोगों को विजिबल है। डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक है। बोथ द रिच अलॉन्ग विद द पुअर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रेट मेनी वॉइसेस विद विच आर सोसाइटी एज वेल एज कंट्री इज इन्फ्लेक्टेड, है ना, ठीक है। कि अमीर के साथ में गरीब लोग भी जो है रेस्पॉन्सिबल है। किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? कि वो बहुत सारी जो बुराइयां हमारे समाज में है, ठीक है, हमारी सोसाइटी में जो बहुत सारी बुराइयां मौजूद है, जो कुप्रथाएं मौजूद है, जो कमियां हमारी सोसाइटी के अंदर है, उसके लिए अमीर के साथ में गरीब भी उतना ही रेस्पॉन्सिबल है, और विच आर सोसाइटी उतना ही रेस्पॉन्सिबल है। और इसके साथ में इससे हमारा केवल समाज ही प्रभावित नहीं है, इन बुराइयों से, इन कुरीतियों से हमारे समाज के साथ साथ में हमारा देश भी जो है वो भी आपके प्रभावित है साहब। कंट्रीज इन्फ्लेक्टेड मतलब प्रभावित है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा साहब आपके। बोथ द रिच अलॉन्ग विद द पुअर आर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है बच्चों। बोथ का जोड़ा किसके साथ होता है? शुरुआत में कोरिलेटिव कंजंक्शन का कॉन्सेप्ट, बोथ का जोड़ा जो है वो आपके एंड के साथ में होता है। किसके साथ नहीं होता? एज वेल एज, अलॉन्ग विद जैसे शब्दों के साथ में नहीं होता। सो ये अलॉन्ग विद का प्रयोग जो यहाँ पे हुआ है ये पूरी तरीके से गलत हो गया। बोथ द रिच, हमें दूसरा शब्द क्या लगाना है? बोथ द रिच एंड का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। बोथ द रिच एंड द पुअर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रेट मेनी वाइसेस विद विच आर सोसाइटी एज वेल एज कंट्री इज इन्फ्लेक्टेड। आई होप आप सब लोगों को समझ आया हो, आई होप आप सब लोगों को क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना। चलो देखते हैं इनको एक एक को, अब इनके ऊपर एक एक के ऊपर बात करना शुरू करते हैं जी, ठीक है। चलो जी, है ना। शी वॉज टू ब्यूटिफुल टू बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन हु विश टू मेक हर हिज वाइफ। शी वॉज टू ब्यूटिफुल टू बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन हु विश टू मेक हर हिज वाइफ, ठीक है। शी वॉज टू ब्यूटिफुल, बहुत ज्यादा सुंदर थी, टू बी रिजेक्ट करने के लिए बाय एनी यंग मैन हु विश्ड, जो भी विश करता था उसे, विश टू मेक हर हिज वाइफ। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ जी। सो बच्चों देखो, ये सेंटेंस जो है, वैसे एडजेक्टिव के चैप्टर में हमने इस तरीके के सेंटेंसेस को डिस्कस किया है, और ये सेंटेंस आपके सही है। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, टू का कंस्ट्रक्शन है और पॉजिटिव सेंस में भी आ सकता है, बस इसका सेंस जो है वो सेंटेंस में फिट बैठना चाहिए। वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसे कोई भी जो यंग लड़का था वो उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता था, ठीक है। तो ये सेंटेंस यहाँ पे कहना चाहता है, सेंटेंस आपके एकदम सही है, परफेक्ट है सब, ठीक है। थोड़ा सा सेंटेंस अलग टाइप का आ गया ये, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बेसिकली, हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो हम कैसा भी सेंटेंस आ जाए उसके साथ में हम डील कर सकते हैं ना, उसके साथ डील कर सकते हैं जी। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है बच्चा लोग। Since Diwali is fast approaching, my teenager son has bought many fireworks as rockets, crackers, etc., all of which cost much. ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। Has bought many fireworks as rockets, crackers, etc., all of which ठीक है। सो बच्चों देखो, यहाँ पे इजी सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एज का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ बेसिकली काइंड दिखाने किस प्रकार के उसने फायर वर्क्स खरीदे, और इस ये जो प्रकार का जो टाइप्स होता है, किसी भी चीज के टाइप्स को हम शो करने के लिए लाइक वर्ड का प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन लाइक का प्रयोग होंगे। हाँ जी, करेंगे सेंटेंस में। सिंस दिवाली इज फास्ट अप्रोचिंग, माय टीनेजर सन हैज बॉट मैनी फायरवर्क्स लाइक रॉकेट्स, क्रैकर्स, एटसेट्रा, ऑल ऑफ विच कॉस्ट मच। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लाइक का प्रयोग होगा, सेंटेंस आपके सही हो जाएगा ना। इजी क्वेश्चन था ये भी, इसमें भी इतनी समस्या आप लोगों को
नहीं आई जी बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या आने वाला जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला देखते हैं सब आपके, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, स्कार्सली हैड ही गॉन देन अ पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर, स्कार्सली हैड ही गॉन देन अ पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर टू इंक्वायर अबाउट हिज वेयरअबाउट्स, राइट। ये वेयरअबाउट्स बहुत अच्छा वर्ड है, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, हिज वेयरअबाउट is not एक सेकंड रुकें, his whereabout is ठीक है, is ठीक है। हाँ जी, is एक और इसको सेंटेंस को is are not known to us, his whereabout is are not known to us, है ना। सो बढ़िया सेंटेंस है, his whereabout is are not known to us, ठीक है। हमने देखा बच्चों ये बेसिकली आपके his whereabout लिखा हुआ है, is are आ रखा है, किसका तो वर्ब का प्रयोग करेंगे और इसमें क्या क्या गलती है। सो जो बच्चे यहाँ पे, कुछ बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं, is कर रहे हैं, हाँ जी, his whereabouts is करेंगे, are करेंगे, आंसर करेंगे सारे के सारे फटाफट से, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो बच्चा लोग, यहां पे इस सेंटेंस के अंदर मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, हाँ जी, हिज whereabouts about is are not known to us, देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और हम जो देखते हैं बेसिकली यहाँ पे बच्चों इज का प्रयोग भी किया जा सकता है और आर का प्रयोग भी किया जा सकता है। इज और आर दोनों का प्रयोग आपके पूरी तरीके से सही है, ठीक है। देखो बच्चों वेयरअबाउट जो वर्ड होता है वो बेसिकली अपने साथ दोनों तरीके की वर्ब ले लेता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों। गड़बड़ क्या है कि वेयरअबाउट नाम से कोई वर्ड नहीं होता, सही जो वर्ड होता है वो आपके वेयरअबाउट्स होता है, इस बात का ध्यान रखना। वेयरअबाउट्स इज द राइट वर्ड, ठीक है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट है ना, तो हमें कभी भी वेयरअबाउट नहीं करना, वेयरअबाउट्स करना है। वेयरअबाउट्स करेंगे तो सेंटेंस आपके सही हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा वेयरअबाउट्स का हो गया। ये स्कार्सली का कॉन्सेप्ट आया है, देन का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर से वही कॉन्सेप्ट आ चुका है, व्हेन का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस आपके सही हो जाएगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं, और आई होप आप सब लोगों को ये कॉन्सेप्ट में बड़ा मजा आने वाला है, राइट। आगे बढ़ते हैं जी, देखते हैं आगे क्या आने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको मूव करने वाले हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मूव करने वाले हैं, ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी, ठीक है। आगे देखते हैं। नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड देन द क्राउड रश्ड टुवर्ड्स द कंपार्टमेंट टू ग्रीट देयर लीडर हु वाज ट्रैवलिंग बाय दैट ट्रेन। नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड, है ना, ठीक है। ये देखो नो सूनर का क्वेश्चन आ गया। अभी हम क्वेश्चन कौन सा देख रहे थे, अभी हम क्वेश्चन देख रहे थे किसी और चीज का सब, अब हम क्वेश्चन किसका देख रहे हैं, अब क्वेश्चन हम देख रहे हैं नो सूनर का ना। नो सूनर का क्वेश्चन आ गया। नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड देन द क्राउड रश्ड टुवर्ड्स द कंपार्टमेंट टू ग्रीट देयर लीडर हु वाज ट्रैवलिंग बाय दैट ट्रेन, ठीक है। सो नो सूनर का क्वेश्चन आया, हमने देखा आगे क्या करना है, देन का प्रयोग करना है सब। देन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देन में। नहीं जी, यही तो बात आप लोगों को सीखनी है कि ये जो देन का प्रयोग किया गया है ये गलत देन है, ये THEN है बच्चों, इस पे भी आपको ध्यान देना है। और ये आपके एक एडवर्ब होता है, कंजंक्शन नहीं होता ये, और इसका मतलब होता है आपके तब वाला सेंस होता है। आपको ये THAN का प्रयोग चाहिए, ये THAN आपके नो सूनर का जोड़ा रिप्रेजेंट करने वाला कंजंक्शन होता है, हमें देन का प्रयोग करना चाहिए, ध्यान रखेंगे, है ना, ठीक है। सो ये THEN का प्रयोग नहीं करेंगे, THAN का प्रयोग करेंगे। आप लोगों को मेरा टास्क मैं आप लोगों को देता हूं, आप जो है इस THEN के ऊपर कोई सेंटेंस ढूंढेंगे, जाएंगे और कोई ना कोई सेंटेंस ढूंढेंगे जहां पर आपके इस THEN का प्रयोग, एडवर्ब का प्रयोग हो रहा हो, है ना। ऐसा सेंटेंस आप देखेंगे आप, है ना, ये आप लोगों का टास्क है, ये होमवर्क है, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। सो THEN करेंगे तो सेंटेंस आपके सही हो जाएगा जी, बहुत बढ़िया, है ना। बढ़ते हैं बच्चों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चंस की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सेशन थोड़ा सा छोटा है क्योंकि हमारी आज मीटिंग है और कुछ इंपॉर्टेंट काम है, सो वाईफाई स्टडी की मीटिंग की वजह से और कुछ इंपॉर्टेंट काम होने की वजह से, हाँ जी। सो उस वजह से, है ना, बेसिकली हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा सेशन छोटा है, ठीक है। चलो आई होप आप लोग कोऑपरेट करेंगे यहाँ पे बच्चे सारे के सारे, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके,
और डिस्कशन करना शुरू करते हैं जी। देखते हैं क्या करना है डिस्कशन में। हार्डली हैड द व्हील्स टच्ड द ग्राउंड देन द पायलट इंडिकेटेड विद हिज फिंगर्स हाउ मेनी इंजर्ड पीपल ही वाज कैरिंग, है ना। हार्डली हैड द व्हील, देखो फिर से हार्डली स्कार्सली का क्वेश्चन आ गया, फिर से हम फटाफट से इसको फटाफट से डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, व्हेन का प्रयोग होगा ना, ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इस वजह से ये रिपीट हो रहे हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और नया क्वेश्चन लेना चाह रहा हूं मैं, लेकिन ये वापस से हार्डली स्कार्सली आ गया है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब। देख लेते हैं साहब क्या बोलना चाह रहा है ये। नो सुनर वॉज द एजिटेशन इन द दार्जिलिंग साइलेंस द बोडोलैंड एक्टिविटी इन no sooner was the agitation in Darjeeling silence the Bodoland activity in Assam erupted, है ना। ठीक है, सो बच्चों इस सेंटेंस में हम देखते हैं, हमने इस सेंटेंस में देखा बेसिकली कि द बोडोलैंड, हमने देखा बच्चों इसमें देन का प्रयोग ही नहीं किया गया है ना। ठीक है, देन का प्रयोग तो करेंगे, बिना देन के प्रयोग करें सेंटेंस का आपके सही कैसे होगा। नो सूनर का जो स्ट्रक्चर है इसमें देन का प्रयोग तो हमें करना पड़ेगा, बिना देन के ये इसमें कॉमा लगा के हम नहीं लिख सकते। सो गड़बड़ जो हो रही है वो आपके इस पार्ट में हो रही है, आपको यहाँ पे किसका प्रयोग करना पड़ेगा, देन का प्रयोग करना पड़ेगा। देन का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे ना। अच्छा बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, हम देखते हैं कि इन्होंने बेसिकली इस स्ट्रक्चर को पैसिव में लिखा है ना, ऊपर वाला नो सुनर डिड द एजिटेशन आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नो सुनर वाज द एजिटेशन किया ना, तो इससे घबराना मत है ना, इन्होंने पैसिव में स्ट्रक्चर लिख दिया ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ऊपर वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर पैसिव में, तो नीचे वाला भी आपके पैसिव में होना चाहिए। द बोडोलैंड एक्टिविटी इन आसाम वाज इरप्टेड, ये यहाँ पे भी हमें वाज इरप्टेड का प्रयोग करना चाहिए, और ये ही बेटर कंस्ट्रक्शन माना जाता है। अगर मान लो एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप इस बात का ध्यान रखना कि अगर मान लो देन वगैरह सब सही है तो ऊपर आप क्या करोगे, गलती मानोगे, मतलब कंस्ट्रक्शन आपके पैरेलल होना चाहिए, मतलब ऊपर सही है स्ट्रक्चर, नो सुनर के बाद में डिड का प्रयोग होना चाहिए, है ना। डिड नहीं है, उन्होंने पैसिव फॉर्म में लिख दिया, वॉज लगा कर एजिटेशन लगा करके, वॉज द एजिटेशन इन दार्जिलिंग साइलेंस, मतलब पैसिव का कंस्ट्रक्शन लिख दिया, वॉज आ गया और ये साइलेंस वो आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन क्या होता है फिर दूसरे वाले पार्ट को भी आपको सेम स्ट्रक्चर में रखना है, कंस्ट्रक्शन आपके कैसे रहना चाहिए, पैरेलल रहना चाहिए ना। ये तो छोटी छोटी बातें, यहाँ पर तो आपके देन का ही एरर है, लेकिन इस तरीके का एरर एग्जाम में आया हुआ है एसएससी में, दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इस बात में, है ना। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी छोटी बातें जिनको आप लोगों को ध्यान में रखना है, और आई होप आपने आज के सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा। आपको मैंने बताया ड्यू टू हमारा वाईफाई स्टडी का कुछ इंपॉर्टेंट जो है चीजें चल रही है, जिसकी वजह से सेशन को हमने छोटा रखा है, और बाकी टीचर्स का सेशन भी छोटा है, मेरा ही नहीं है, औरों का भी छोटा ही है सेशन, ठीक है आज के, है ना। सो बच्चों मिलते हैं आपसे कल क्लास में कुछ और नई इंटरेस्टिंग चीजों के साथ में। बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा प्लस कोर्स जो है वाईफाई स्टडी का प्लस कोर्स, वो आज जैसा कि आप लोगों को पता है, सारे बच्चों को पता है, एक और वैकेंसी आप लोगों के सामने आ चुकी है, एमटीएस की वैकेंसी आ चुकी है ना। वो प्लस कोर्स एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स के लिए बहुत फायदेमंद है। 2019 चूंकि हम जो सीजीएल अभी होने वाला है वो 2018 का है, और 2019 वाले सीजीएल का नोटिफिकेशन भी जल्दी आएगा, मतलब 2019 वाला भी होगा। तो सही समय है, अगर आप अपनी तैयारी को एक प्रॉपर गाइडेंस देना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से बूस्टअप करना चाहते हैं, तो यू गाइस कैन टेक, आप कोर्स ले सकते हैं। क्योंकि अभी तो देखो 2018 वाला तो कोई काम, अभी तो 1 महीना रहा है एग्जाम में, उसमें तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपको वो फायदा कहां करेगा, अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे, जो क्लासेस जो है प्लस के ऊपर लेना शुरू करेंगे, तो आपका फायदा उसको 2019 वाले सीजीएल के अंदर मिल जाएगा, जिसमें अभी काफी टाइम है ना। सो आप यूज कर सकते हैं वाईफाई स्टडी का रेफरल कोड, जहां पे आपको यूज करने पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आपको जो है मंथली सब्सक्रिप्शन 900 रुपए का पड़ जाएगा। तो मिलता हूं बच्चों आपसे कल कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों के साथ में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।